बड़ा था बंगाल, ये माना कि बंगाल है हमारा, तो ठीक है ना। तो बंगाल को उन्होंने दो भागों में ऐसा बांट दिया, इस तरफ का जो भाग है पूर्व हिस्सा तो इसको क्या कह दिया, पूर्वी बंगाल, ठीक है, और इस तरफ का जो भाग है पश्चिम है तो इसको क्या कह दिया, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो बंगाल जो बहुत बड़ा था उस बंगाल को उन्होंने दो भागों में बांट दिया और उसको बीच में एक लाइन खींच दी रेखा, इस तरफ के पूर्वी बंगाल, इस तरफ आपका पश्चिम बंगाल। पहले उसका राजधानी कहाँ था आपका, ये कलकत्ता, तो कलकत्ता, तो आपका पूर्वी पश्चिम बंगाल की राजधानी किसको बना दिया, कलकत्ता, और पूर्वी बंगाल जो आपका दूसरा सबसे प्रमुख बड़ा शहर था उसको क्या बना दिया, ढाका। यहाँ पर मुस्लिम आबादी आपका क्या था, पूर्वी बंगाल में आपका क्या था, मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो बंगाली बोलने वाले क्या थे, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बंगाली आज भी हम आपका देखेंगे यहीं पर है। और ये पूर्वी बंगाल आज वर्तमान में पता है ना आपको किस नाम से जाना जाता है, भारत में है ही ना आज ये आपका किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बंगाली बोलने वाले कौन थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या थे, हिंदू थे, क्या थे यहाँ पर हिंदू, ठीक है ना। और हिंदुओं को क्या कर दिया गया, इनसे आपका अलग कर दिया गया, मतलब बंगाल क्या होगा यहाँ पर दो भागों में आपका बढ़ गया था, क्लियर। तो यहाँ पर कर्जन का ये सोचना था कि यदि बंगाल को बांटेंगे तो क्या हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों की भाषाएं अलग अलग हो जाएंगी, दोनों की संस्कृतियां अलग हो जाएंगी, तो हम आपको कार्य करने में आसान होगा। लेकिन आपका ऐसा नहीं हुआ, आपका मतलब शुरू में तो बांट दिया गया, बाकी आप उन्होंने भारतीयों ने आपका विरोध किया। देखो आपका मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ना कितना बड़ा बंगाल था, पहले एक बार बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। ये आपका इस तरफ का बंगाल है ना, और इसका भी वर्तमान में 3 राज्य है, बिहार, ये है झारखंड, और ये क्या है आपका उड़ीसा, उड़ीसा भी है ना आपका, ये उड़ीसा। और आपका देखिए ये है आपका वेस्ट बंगाल, जो आज हम वेस्ट बंगाल जानते हैं ना हम लोग, इंडिया का मैप देखे होंगे आप लोग, ये हमारा वेस्ट बंगाल है जो ममता बनर्जी वाला है। देखो ये कौन सा दिशा में है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा, दक्षिण, ये है आपका पूर्व दिशा में, लेकिन कहलाता क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्यों कहलाता, समझ आ रही है, ये बंगाल था मुख्य बंगाल उस बंगाल के इस तरफ से, इसलिए वो पश्चिम बंगाल। अब वाला भाग बचा ये पूर्वी बंगाल था, इसको पहले क्या कहा जाता, पूर्वी बंगाल। अब इस पूर्वी बंगाल एक देश बन गया और इस देश का नाम है बांग्लादेश, क्या कहलाता है, बांग्लादेश। और इसके ऊपर वाला जो भाग है जो अधिकांश अभी भारत में है, इसको ऐसे ले सकते हैं भारत में, और ये आपका क्षेत्र कहलाता है असम। असम को भी पहले पूर्वी बंगाल पे ही डाल दिया गया था, लेकिन बाद में वो भारत के अंतर्गत आपका आ गया, क्लियर है। तो ये आपका इस तरह आपका बंगाल, इतना बड़ा था बंगाल। तो उनका आपका ये कहना था कि हम इसको इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम इससे क्या होगा, आपका प्रशासन करने में आसानी होगा, और इसलिए बंगाल का विभाजन हुआ। और इसलिए यहाँ के जो राष्ट्रवादी थे, ये राष्ट्रवादियों ने क्या कर दिया, आपका आंदोलन की शुरुआत कर दी। राष्ट्रवादियों ने यहाँ पर आंदोलन की क्या किया, आपका शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत किसने किया, आपका राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब समझ रहे हैं, जो अपने राष्ट्र की संस्कृति के प्रति प्रेम करता है, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति गर्व रखता है, उसे हम आपका क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी। और इन्हीं राष्ट्रवादियों ने आपका विद्रोह करना शुरू कर दिया कि इनका ब्रिटिशर्स होगा कि आप फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे हैं। अब अंग्रेजों को समझ आ गया कि आपका क्या होने लगा है, आपका विद्रोह होने लगा, और इसी के तहत आपका क्या चलाया गया, आपका एक बहुत प्रमुख क्रांति चलाया गया, और उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। एक मतलब एक मूवमेंट चलाया गया, उसको क्या कहा गया, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में सब जुड़ने लगे। अब अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब आपके यदि आंदोलन चला तो फिर से 1857 की जैसी क्रांति उभर सकती है, इसलिए इन्होंने अब क्या किया, 1906 में क्या करेंगे, मुस्लिम लीग का गठन करेंगे और मुस्लिम लीग को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे। मतलब उनको क्या करेंगे, आपको मतलब उनको अपने फेवर में लाने का प्रयास करें, उनको बोलें कि आपने बंगाल विभाजन बिल्कुल सही किया, ऐसा बोलो करके। और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया, और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया, समर्थन, बिल्कुल समर्थन, क्योंकि इनको एक शर्त दे दिया गया था, यदि तुम समर्थन करोगे तो मैं बंगाल को एक मुस्लिम राज्य बनाकर या मुस्लिम प्रांत के रूप में स्थापित कर दूंगा करके। तो इन लोग बोले ठीक है, हमारे मुस्लिम प्रांत स्थापित हो जाएगा, तो अच्छी बात है। तो 1906 में क्या हुआ, आपका 1906 में हम आपका देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका मुस्लिम लीग का क्या हो जाएगा, गठन। तो इन्होंने मुस्लिमों को क्या करना शुरू कर दिया, अपने फेवर में लाने, मतलब उनको आपका क्या किया, समझ रहे, छत्तीसगढ़ी में बोलते टूहू दिखाना, लालच देना शुरू कर दिया, मतलब उनको फेवर में लाकर, क्लियर है। अब आपका क्या हुआ, भारतीयों को भी क्या करना, अपने पक्ष में लाना है, जो विरोध कर रहे थे उनको उन्होंने आपका क्या किया, डिटेट किया। और आपका 1907 में क्या हो गया, जो कांग्रेस है दो भागों में बैठ गया, एक बन गया आपका नरम दल, जो अंग्रेजों के फेवर में रहते थे हमेशा आपके, और एक होता था आपका गरम दल, ये आपका अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तब इन्होंने क्या किया, जब 1907 में कांग्रेस विभाजन हो गया तो नरम दल को अपने तरफ लाने का प्रयास किया, जो इनके समर्थन में थे, और इनको भी कहा कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आप लोग आइए बैठकर बात करते हैं, फालतू का विरोध मत करो करके। अब बच गए गरम दल। अब गरम दल के लोग क्या करने लगे, यहाँ पर आपका ये आपके अलग थलग पड़ गया, और इसको अंग्रेजों ने आपके इस पर क्या कि बहुत आपका कठोर आपका क्या किया, यहाँ पर आपका
दमन करने का प्रयास किया, जैसे लाल बाल थे। तो लाला लाजपत राय को उन्होंने आपका क्या कर दिया, लाला लाजपत राय आपका उनको कहाँ भेज दिया, आपका बर्मा भेज दिए, बर्मा के जेल में डाल दिया उनको। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को किसने चिढ़ा दिया, बुली कर दिया कि तुम, आपके वैलेंटाइन शिरोल ने बोल दिया कि तुम भारतीय संतोष के जनक हो, तुम ही हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो बोला तुम मेरे कैसे बोल दिया करके वो कहाँ चले गए, लंदन, और वो लंदन चले गए, ठीक है। और लंदन में क्या करने चले गए, आपके वो केस करने लगे। सॉरी, लाला लाजपत राय को भी पेंशन पर लंदन भेज दिया गया था, बर्मा नहीं भेजा गया था। वो अब बच गए आप विपिन चंद्र पाल। अब जो विपिन चंद्र पाल थे और आपके एक और उनके दोस्त थे आपके अरविंद घोष थे आपके। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल को इतना मारे अंग्रेजों ने, इतना मारे कि उन दोनों ने राजनीति छोड़ दी, ठीक है, परमानेंट राजनीति को आपका अलविदा कह दिया। और अरविंद घोष को इतना मारे उन्होंने, आपका उनको इतना मतलब जेल में ले जाकर उनकी इतनी सुताई की गई कि उन्होंने क्या किया, आपका जो अरविंद घोष है उन्होंने सीधा राजनीति से छोड़कर उन्होंने सन्यासी बन गए। और वो कहाँ चले गए, आपके जो आपका नीचे आपका पांडिचेरी में जाकर ओरेविले नाम का आश्रम खोले। और अभी आप लोग उसको दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे अरविंद को, ठीक ना, श्री अरविंदो के नाम से जाने जाते। उन्होंने समग्र योग का आपका उसका खोज की। तो गरम दल को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त करने का कोशिश किया। नरम दल को उन्होंने खुश किया और आपका मुस्लिमों को भी उन्होंने एक आपका खुश करने का प्रयास किया। और ये 1906-07 तक था। 1908 में फिर जब आपका नरम दल ने आपका चलाने का प्रयास किया तो उनको बोला अरे यार बंद करो ना, मैं आप क्या चाहिए आपको बताओ, क्या सुख करूँ बताओ आपके लिए, क्यों करो ऐसा। तो बोले ठीक है, इसके वजह मुझे संवैधानिक सुधार दे दो, जो इस टाइप हम पहले बात कर रहे थे। तो बोले चलो ठीक है, संवैधानिक सुधार ला कर देंगे करके। और इसीलिए अब अंग्रेजों की आपका मजबूरी बन गया था कि अब आपका संवैधानिक सुधार लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं लाएंगे तो इन लोग विरोध कर देंगे, और विरोध करेंगे तो फिर से बड़ी क्रांति हो जाएगी और ऊपर जवाब देना पड़ेगा फिर महारानी को, इन लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, तुम लोग को प्रशासन करने नहीं आ रहा करके। तो फिर बोला वायसराय चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कानून बनवाते हैं, और कानून बनाना शुरू हो गया। और इसलिए आपका यहाँ पर एक एक्ट आया 1909 का, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। और इसी भारत परिषद अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है आपका मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। मार्ले कौन थे, मार्ले थे भारत सचिव थे। भारत सचिव ये कहाँ बैठते हैं बताओ, भारत सचिव ब्रिटेन में बैठते हैं, ठीक है ना, ठीक। और मिंटो कौन है आपके, वायसराय। तो उस समय आपके वायसराय कौन हो चुके थे, मिंटो। बताया था 1905 में कर्जन का कार्यकाल खत्म हो चुका था। 1905 के दिसंबर लास्ट में कौन आते, मिंटो रहते हैं वायसराय। वो समझाने, मिंटो नहीं आपका मुस्लिम लीग का गठन करते, मिंटो ही आपका क्या करेंगे, नरम दल के लोगों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। और 1909 का क्या आएगा, सुधार। मांग बहुत बड़ी बड़ी रहती है लेकिन कोई मांग पूरा नहीं किया जाता है। पहला मांग क्या होगा, जो विकास मांग कर रहे हैं लोग, कब से, संवैधानिक सुधार दो, मतलब परिषद का विस्तार। तो परिषद का विस्तार के लिए तो विधान परिषद का क्या होगा, विस्तार। तो विधान परिषद का विस्तार होगा। और विधान परिषद का जब विस्तार होता है तो विस्तार में भी इन लोग क्या करते हैं, कोई खास विस्तार नहीं, इन लोग बहुत बड़ी संख्या में विस्तार की मांग करते हैं। मुस्लिम लीग भी मांग करेगा और आपके कांग्रेस का नरम दल। और कर कितने देते हैं, 16 से लेकर 60, मतलब 60 सीट तक कर दिया गया आपका, क्या आपको सीटों की संख्या 60 कर दी गई। बस मांग इनका 150-200 था लगभग, कितने होना चाहिए तब हमारा काम का, लेकिन कितना दे दिए, केवल 60 सीट। बस 60 सीट लेकर खुश रहो, ठीक। दूसरा इन्होंने सबसे जो आपका खतरनाक काम किया वो क्या किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है आपका, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन्होंने क्या किया, आपका जो आपकी मुस्लिम लीग है, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी किसको दिया गया, मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों के लिए आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया। आपका क्या है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मतलब यदि कहीं वोट होता था, आपका वोटिंग सिस्टम होता था, तो वोट होता था तो यहाँ पर माना कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखें, यहाँ पर जनसंख्या यदि 55% मुस्लिम है, तो यहाँ पर आपका खड़ा कौन होगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका हमेशा उम्मीदवार कौन होगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा। और वोट भी कौन देंगे, केवल मुस्लिम ही वोट देंगे, मतलब केवल 55% लोग ही वोट डालने जाएंगे, बाकी 45% लोगों का मताधिकार का कोई वैल्यू नहीं, ना उनको मत दिए जाने का ना ही उनको मत डालने का अधिकार होगा। तो वोट डालने का अधिकार केवल किसको होगा, मुस्लिमों को। वहाँ पर आपके खड़े कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। मतलब माना कि 60 में से 10 सीट को रिजर्व करके रख दिया गया। किसके लिए रिजर्व करके रखा गया, मुस्लिमों को, मतलब आरक्षित कर दिया 10 सीटों को।
इन 10 सीटों में केवल कौन खड़े हो सकते हैं? मुस्लिम। और इनको वोट भी कौन डालेंगे? केवल मुस्लिम ही वोट डालेंगे और कोई दूसरा वोट नहीं डालेगा। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि पहली बार मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने का प्रयास हुआ, पहली बार भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, भड़काने का प्रयास किया गया, पहली बार मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया। और इसमें आपके कौन सफल हो रहे थे? आपके मिंटो। और इसलिए मिंटो को आपके भारत में सांप्रदायिकता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जो वायसराय थे उस समय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हार्ट है, मतलब हॉट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है आपका। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो 1909 के एक्ट के तहत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसको कहा जाता है? तो उस समय तात्कालिक वायसराय कौन थे? मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सबसे पहले किनको दिया गया? तो सबसे पहले दिया गया मुस्लिमों को आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। क्लियर है? अगला प्रावधान क्या किया गया? अगला प्रावधान इसमें यह किया गया कि जो बजट था, बजट पर पहले क्या होता था आपका बताइए। आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बहस, तो बजट पर क्या कर सकते हैं? बजट पर वोट देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया? प्रेशर किया, मतलब उनको दबाव बनाया कि हमको क्या चाहिए? वोट भी डालने का अधिकार होना चाहिए। तो बजट पर वोट डालने का अधिकार किनको दिया? भारतीयों को। अब आप वोटिंग भी होगा बजट पर, तब पारित होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। बजट पर वोट डालना मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर दिया आपका कोई विभाग है उसको इतना पैसा दिया जाना चाहिए, तो आपका बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुमत से पारित होगा तभी वो पैसा वहाँ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो बजट पर वोट डालने का अधिकार 1909। और फिर आपका अगला अधिनियम है, आपका अगला जो आपका प्रावधान था आपका, वो है प्रश्न पूछने पर है। तो प्रश्न पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना, पूछा गया है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। तो प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तो प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का क्या दिया गया? आपका अधिकार प्रदान किया। मतलब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उस पर आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर आपका क्या है? वायसराय की जो परिषद है, वायसराय की परिषद जो आपका क्या है? वायसराय का जो आपका परिषद है, उस वायसराय के परिषद में क्या होगा? आपका कार्यकारिणी परिषद है। वायसराय की कार्यकारिणी जो पढ़े ना परिषद हम लोग, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को क्या किया जाएगा? शामिल। तो परिषद में पहली बार, इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया। पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया। भारतीयों को स्थान मतलब अब वहाँ पर जो मंत्री होते थे, मंत्री भी कौन बन सकते हैं? भारतीय भी क्या बन सकते हैं? मंत्री। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से मांग करे कि हमें भी मिनिस्टर बनना है, हमें भी कार्यपालिका माना है। तो अब कार्यपालिका में पहली बार भारतीयों को मौका कब दिया गया? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और पहला आपका एक मेंबर चुना गया, इस मेंबर का नाम है आपका विधि सदस्य। कौन थे आपके? विधि सदस्य। और विधि सदस्य पहले हमारे कौन थे? भारत के जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए, तो पहले सदस्य थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को हम आपका देखेंगे कौन है आपके सबसे पहले सदस्य, कौन बनेंगे आपके? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बनते हैं? आपके विधि सदस्य बनेंगे। क्या बनेंगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य। क्लियर है? तो सबसे पहला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को स्थान दिया गया। और वो कौन बने? पहले आपके जो सदस्य थे आपके विधि सदस्य बन जाएगा आपको यहाँ पर, इसको ध्यान पे रखना है। तो कार्यकारिणी परिषद में। क्लियर है? इसके अलावा कोई खास प्रावधान यहाँ पर नहीं है, उस खास प्रावधान को आपको उतना ध्यान भी नहीं रखना है। क्लियर है? इतना कोई आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन क्या क्या था, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से है। बजट पर वोट डालने का अधिकार, प्रश्न पर पूरक प्रश्न, और वायसराय कार्यकारिणी परिषद ने पहली बार भारतीयों के स्थान, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और आपका विधान परिषद का क्या किया? विस्तार 60 तक कर दिया गया। बन जाएगा 9 में खास नहीं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिक निर्वाचन, वोट डालना, पूरक प्रश्न, भारतीयों को स्थान। अभी तक भारतीयों को कहाँ स्थान था आपका? विधायिका में। क्लियर है? अब कहाँ स्थान मिल रहा है? कार्यपालिका में। आ रहा समझ? चलिए अगला हमारा एक्ट देखते हैं। अगला आप देखिए 1909 के बाद क्या होने लगा भारत की, आपको राजनीति को समझना है। 1909 के बाद पहली बात तो ये समझना है कि 1909 में जो मांग किए थे भारतीय, वो मांग पूरा फुलफिल हुआ ही नहीं आपका, मतलब सबको ठग दिया गया। ठग दिया मतलब जितना मुस्लिमों ने मांग किया, मुस्लिमों को बोला था कि एक आपका क्या राज्य प्रदान करके देंगे, एक प्रांत बनाएंगे, मुस्लिम प्रांत बना देंगे उसको, तो मुस्लिम प्रांत का दर्जा दिया ही नहीं गया। क्लियर? ना उन लोगों को वहाँ पर प्रांत का आपका शासक बनाया गया वहाँ पर, तो मुस्लिम प्रांत का कोई दर्जा नहीं, ना मुस्लिम राज्य का दर्जा दिया गया। दूसरा, इन्होंने परिषद का विस्तार बहुत बड़ा मांग किया था, लेकिन फिर से परिषद मांगे इतना थे, दे दी इतना सा।
इन्होंने बोला कि कार्यपालिका में हमको बहुत अच्छे स्थान चाहिए और कार्यपालिका में स्थान कांग्रेस ने मांग किया, लेकिन वो कांग्रेस से बाहर किसी दूसरे भारतीय सदस्यों को प्रदान कर दिया आपके। तो आपका उनको क्या हुआ, असंतुष्ट हो गए फिर से, मतलब जो उन्होंने बड़ी बड़ी बात उन्होंने हाका हुआ था वो आपका पूर्ण नहीं किए, और इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि अंग्रेज हमको क्या कर दिया, ठग दिए। और अंग्रेज ठग दिए तो यहाँ पर अब तो कांग्रेस भी कमजोर पड़ चुका था और मुस्लिम भी कमजोर पड़ गए थे दोनों। अब कहीं ना कहीं उनको बात समझ आ रहा था कि हम सब क्या गए, ठग गए। गरम दल को तो आपको भगा ही दिया गया था, नरम दल भी ठगा गया, मुस्लिम लीग भी ठगा गया, और इसलिए यहाँ पर अब धीरे धीरे फिर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। 1909 के बाद 10-11 में आपका कोई खास काम नहीं होता, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, 1914 में कौन वापस आ जाते हैं आपके, लाला लाजपत राय जाएंगे। 1915 में फिर एक्टिव कौन हो जाते हैं आपके, बाल गंगाधर तिलक एक्टिव हो जाएंगे। 1915 में ही महात्मा गांधी कौन कहाँ जाते हैं, वापस आ जाएंगे। और 1915 में ही आपका मुस्लिम लीग में आपके कुछ नए नए युवा एक तो कांग्रेस को भी ज्वाइन करते हैं और मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन करते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, जवाहरलाल नेहरू है, नए नए युवा आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो गर्म खून के लोग हैं उनकी विचार अलग है बिल्कुल। तो अब इन लोग आपका अलग से मांग करने लगते हैं और यहाँ पर एक अलग से भारत में राजनीति बनना प्रारंभ हो जाती है। उसी बीच एक महिला थी, उस महिला का नाम है आयरिश महिला, जिसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपका कांग्रेस को ज्वाइन करती है, पहले वो किसी दूसरे काम से मकसद से आए रहे थे। 1875 में एक आपका वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर आती है, फिर उसका वो हेड बनेगी, आएगी बाद में संस्था 1875 बना, फिर उसके बाद उसके हेड भी बनती है और बाद में कांग्रेस को भी क्या कर लेती है, ज्वाइन। और कांग्रेस को जब वो ज्वाइन करती है, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट रखती है, तो इनको ये दिमाग देती है भारतीयों को। जैसे आयरलैंड पहले किसके कब्जे में था, इंग्लैंड के कब्जे में था, तो उन्होंने कहा जैसे आयरलैंड में हमने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन के माध्यम से वहाँ पर हमने डोमिनियन स्टेट, मतलब जो आपका जो औपनिवेशिक शासन है, स्टेट तो डोमिनियन था, आयरलैंड वहाँ था, भारत भी है डोमिनियन, लेकिन शासन कौन कर रहा है यहाँ पर, शासन कौन कर रहा है, वहीं के लोग कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था जैसे आयरलैंड में क्या था, शासिका या हमारी प्रमुख कौन होगी, महारानी होगी ब्रिटेन की, लेकिन शासन आयरलैंड के लोग ही करेंगे, मतलब शासन हम ही करेंगे, आप नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने आपका औपनिवेशिक शासन के साथ उन्होंने शुरुआत के लिए उन्होंने एक आपका आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन का नाम है आपका 1916 में शुरू किया, और इस आंदोलन का नाम है होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग कहा जाता है इसको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये होम रूल आंदोलन भारत में पहला आंदोलन है जो राष्ट्रीय स्तर पर चला। इसको आपका दो लोगों ने मिलकर चलाया, बाल गंगाधर तिलक ने और आपका एनी बेसेंट ने, और इतना प्रभावी था कि लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया, राजनीतिक जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। और ये आंदोलन की व्यापकता को देखकर अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो हम ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, और इन्होंने तुरंत जाकर एनी बेसेंट से क्या कर लिया, समझौता करेंगे। एनी बेसेंट मतलब कांग्रेस से। 1916 में एक और क्या चीज़ होता है, एक कौन कौन ठग जा रहे थे बताओ भाई, ठग वालों कौन कौन है, एक तो नरम दल और आपका गरम दल। नरम और गरम दल दोनों अलग हो जा रहे थे, टूट जाते हैं कब, 1907 में। इन दोनों वापस आ जाएंगे 1916 में, एनी बेसेंट मिलेगी, चलो हाथ मिलाओ तुम लोग, ठीक है ना, मतलब उनकी दोस्ती करा दी जाता है, फिर से मजबूरी थी करना, क्योंकि नरम दल अकेले कुछ नहीं कर सकता था, गरम दल भी अकेले कुछ नहीं कर सकता था, दोनों ने मिलकर यहाँ पर मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच आपका संधि, फिर से कांग्रेस क्या हो गया, एक हो गया। और साथ साथ 1916 पे ही आपके कांग्रेस के साथ, कांग्रेस मतलब जो हिंदू यहाँ पर कह सकते हैं, मुस्लिम भी थे, कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम लीग के जो युवा नेता थे, मुस्लिम दो भाग में बढ़ गया था 1915 में, मुस्लिम लीग दो भाग में बटेगा, एक ओल्ड पार्टी एक न्यू पार्टी। तो मुस्लिम लीग के जो न्यू पार्टी के जो लोग थे, जो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो युवा लोग थे, वो किससे जाकर मिल जाएंगे, कांग्रेस से। और यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आपका समझौता, और यहाँ पर आपका नरम दल गरम दल के बीच समझौता, मतलब मिल जाते हैं, मतलब आपका 1916 में क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाते हैं। और 1916 में जब यूनाइट होते हैं तो 1916 में ही क्या होगा, आपका होम रूल आंदोलन चलता है। और होम रूल जो आंदोलन चलेगा इतना व्यापक होता है, इतना प्रभावी कि अंग्रेजों को लगने लग गया कि इनको जब तक रोकेंगे नहीं, अगर नहीं रोकेंगे तो हमको समस्या हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट से जाकर मुलाकात की वायसराय ने, और वायसराय ने मतलब अपने प्रतिनिधि को भेजकर मुलाकात की और उनसे कहा कि आपकी क्या मांग है, आप बताइए, हम उसको सॉल्व करने का, उसको देने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार क्या हुआ, 1916 के बाद 1917 में जब एनी बेसेंट आपके वायसराय के प्रतिनिधि से मिलकर आपका क्या करती है, उन्होंने वायसराय आपका उनको ये आश्वासन देते हैं कि आप आंदोलन को बंद कर दीजिए, हम आपके मांगों को मान लेंगे। और जैसे एनी बेसेंट ने आपका इस बात को सुनती है, वो क्या कर देती है, वो आपका क्या करती है कि
आंदोलन को क्या कर देगी, बंद कर देगी। और इतना बढ़िया आंदोलन चलते रहते तो अचानक ही क्या हो जाता है, बंद। क्योंकि एनी पेशेंट को लगता है कि अंग्रेज मान तो गया, अब हम फालतू क्यों आंदोलन करें, टाइम वेस्ट क्यों करें फालतू अपना करके। और इसीलिए आपका 1917 में बात होती है, 1918 बीत जाता है, नहीं आता तो फिर से उन्हें थोड़ा बात होती है, फिर 1919 में फाइनली आपका एक और एक्ट आ जाएगा। और इसलिए अगला एक्ट आता है आपका 1919 का, और इस एक्ट का नाम फिर से बदल दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919। आया समझ। इसका पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन में आप पृष्ठभूमि को थोड़ा सा लेकर चलेंगे, अगर बड़ा प्रश्न आता है तो डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, इसलिए मैं ये सब लंबा चौड़ा पूरा पढ़ा रहा हूँ। वनडे होता तो सिर्फ हम सीधा सीधा एक्ट में क्या क्या प्रावधान उसको जान लेते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक्ट को जानना नहीं है, बल्कि हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। अब क्या प्रावधान होगा बताओ भाई फिर से। फिर वही पहली बात क्या होगा, विधान परिषद जो विधायिका है वहाँ पर क्या होगा, उनकी संख्या का विस्तार किया जाएगा। तो फिर से विस्तार की बात होगी। तो विस्तार यहाँ पर कैसे होगा, लेकिन विस्तार यहाँ पर अलग तरीके से विस्तार होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था आप लोग को एक 1892 में एक और प्रावधान हुआ था, सॉरी प्रावधान नहीं, देखे ध्यान से, 1861 में आप लोग बताया था मैंने, गवर्नर सॉरी वायसराय है, वायसराय को क्या बनाने का अधिकार दे दिया गया था, प्रांत। क्या बनाने का अधिकार दे दिया था, प्रांत। ठीक है ना। तो 1861 में क्या बना दिया था, प्रांत। 61 में प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया था। उसके बाद 3 प्रांत तो पहले से थे, फिर पंजाब प्रांत आपका अस्तित्व में, क्लियर है। फिर एक और प्रांत आपका क्या बनकर अस्तित्व में, आपका संयुक्त प्रांत, मतलब यूपी वाला, ये वाला एक आपका क्या बना प्रांत। और एक पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर मतलब आपका जो पाकिस्तान वाला जो पार्ट था, जो आपका इस्लामाबाद से लेकर आपका जो सिंध वाला जो एरिया है ना वहाँ आसपास, उन क्षेत्रों पर। तो 3 प्रांत बन चुके थे यहाँ तक, मतलब टोटल प्रांतों की संख्या हो गई थी 6, क्लियर है। अब उसके बाद अभी तक 6 प्रांत हो गए थे। तो यहाँ पर अब ये हो गया कि प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया, मतलब प्रांतों में भी क्या चल रही थी, अपनी अपनी सरकार चल रही थी, ठीक। क्योंकि 1861 के बाद तो विकेंद्रीकरण हो गया था। तो प्रांतों में भी क्या होते थे, वहाँ के गवर्नर होते थे, और गवर्नर क्या करते थे, उनके भी परिषद होते थे कार्य करने के लिए। तो प्रांतों का प्रशासन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कानून बनाने की उतनी ज़्यादा व्यापक रूप से क्या नहीं था, वहाँ पर आपका कानून बनाने का वहाँ पर सिस्टम नहीं था, मतलब विधायिका स्पष्ट रूप से नहीं था। तो गवर्नर ही कानून बनाता था, और कुछ कानून कौन बना लेते थे, आपके जो वायसराय होते थे। तो यहाँ पर अब हम आपके प्रांतों को और केंद्र यहाँ पर 2 भाग में देखेंगे। केंद्र मतलब समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान में रखना है, अंग्रेज जब प्रशासन कर रहे थे तो 1911 से पहले इनकी जो राजधानी थी, 1911 से पहले इनकी राजधानी क्या थी, आपका कलकत्ता। ये सब कहाँ जाकर, यहाँ कहाँ से प्रशासन होता था पूरे भारत का, कलकत्ता से प्रशासन होता था। कलकत्ता कहाँ है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल। लेकिन 1911 के बाद राजधानी बदल जाती है, और राजधानी क्या बन जाएगी, आपका दिल्ली हमारी क्या बन जाती है, आपका राजधानी। और 1911 से भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, जो अभी तक हमारी राजधानी, इसको समझना है, ठीक है ना। तो जो दिल्ली में जो राजधानी, मतलब जो हमारे वायसराय दिल्ली में बैठ रहे हैं, मतलब इसको मैं आपका क्या नाम दूंगा, अब आपका केंद्र नाम दूंगा। अब बंगाल क्या बन चुका है, आपका केवल एक प्रांत है, क्लियर। दिल्ली अब प्रांत नहीं, दिल्ली तो एक जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार उसको भी वहाँ पे बना कर रखा गया। टोटल प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी, 6। बाद में प्रांतों की संख्या और बढ़ेगा, अभी आपको उतना ही अभी लेकर हमको चलना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखेंगे प्रांत, अगर बंगाल टूट गया था, फिर से एक हो गया था 1911 में, आपको इतिहास में देखेंगे। अब 1919 में क्या होगा, ध्यान से देखें, केंद्र। तो केंद्र में क्या हुआ, फिर से विधान परिषद का आपका विस्तार का मांग किया गया। तो केंद्र में जब विधान परिषद का आपका विस्तार का मांग किया गया, तो अब कितना बढ़ा दें, एक ही आपके विधान परिषद को। और इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, केंद्र में विधान परिषद के विस्तार के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था को लेकर आया। द्विसदनात्मक व्यवस्था की मांग की गई, द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया। क्या है भाई ये द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया। आज हमारे यहाँ जो विधायिका जो कार्य करती है, भारत में जो आज विधायिका काम कर रही है, वो बताइए एक सदन है कि 2 सदन है, वहाँ पर 2 सदन है। कौन कौन सा, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। उसी प्रकार हम आपका देखें तो सबसे पहले भारत में द्विसदन की आपकी यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि कहीं लाया गया तो कब लाया गया, 1919 के एक्ट में। और 1919 के एक्ट मतलब जो केंद्र में जो केंद्रीय जो विधान परिषद है, जिसका अब नाम पड़ चुका था केंद्रीय विधान परिषद, उसको क्या किया, 2 भागों में बांट दिया गया। और जो सदन है वो कितने भागों में बांट गया, मतलब विधायिका है वो कितने भागों में बैठ गया है, 2 भागों में। और 2 भागों में आपका बंटा जाएगा। कौन कौन से विधायिका है, देखो ध्यान से,
जो उच्च सदन होता था, उच्च सदन, जो उच्च सदन का एक नाम बनाया गया और एक आपका निम्न सदन, दो सदन बनाए गए उच्च सदन। वैसे वहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं था लेकिन हम एक समझने के लिए कर सकते हैं, उच्च सदन निम्न सदन। उच्च सदन में यहाँ पर उसका नाम रख दिया गया राज्य परिषद, राज्य परिषद, क्लियर है। इसका नाम क्या रखा गया आपका, राज्य परिषद। और जो निम्न सदन होता है उसका नाम रख दिया गया आपका केंद्रीय विधानसभा। अब इसका नाम होगा केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, आपको समझना है। यहाँ पर अब इसका नाम क्या होगा आपका केंद्रीय विधानसभा। पहले इसका नाम क्या था, पहले केवल आपका विधान परिषद, तो केवल यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा नहीं, विधान परिषद बोल सकते हैं ना, परिषद, सॉरी परिषद है, परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। तो बताइए उच्च सदन को हम राज्य परिषद कहने लगे और आपके जो निम्न सदन हो आपको क्या हो जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद। इसको आपको समझना है। मतलब हम आपके देखेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया, मतलब विधायिका को कितने भागों में बांट दिया गया, आपके दो भागों में आपका बांट दिया गया। तो केंद्र में एक प्रावधान किया गया। अब देखेंगे संख्या कितनी कितनी है, तो राज्य परिषद में संख्या कितनी हो गई, 60। मतलब यहाँ पे कितने सदस्य होंगे आपके, 60 सदस्य। यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है, 60। और यहाँ पर यदि हम आपके सदस्यों की संख्या देंगे तो यहाँ पर है 144, तो यहाँ पर 144, यहाँ पर है 60। इन दोनों में अलग अलग अनुपात में थे, कुछ मनोनीत होते थे, कुछ निर्वाचित होकर आते थे। इसको आपको समझना है, क्लियर है। तो आपको कोई खास प्रावधान नहीं था, आपको विधायिका की फिर से क्या कर दिएगा, विस्तार कर दिएगा। मतलब केंद्र में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया, विधायिका को दो भागों में बांट दिया गया, क्लियर है, बन जाएगा। दूसरा क्या प्रावधान किया गया, दूसरा प्रावधान देखते हैं हम प्रांतों में। देखो प्रांतों में एनी बेसेंट क्या बोल रही थी बताओ। एनी बेसेंट का कहना ये था कि आप लोग यहाँ शासन मत करो, आप लोग घर चले जाइए। कहाँ चले जाइए, वापस ब्रिटेन, इंग्लैंड। शासन हम लोग करेंगे, बस आप लोग मालिक कौन रहेगा, आप लोग रहेंगे। मतलब हमारी मालिक कौन है, ब्रिटेन की महारानी, हम उसके नाम से शासन चलाएंगे। लेकिन शासन कौन करेगा, हम लोग। मतलब वायसराय कौन रहेगा, हम ही लोग वायसराय रहेंगे। मंत्री कौन रहेगा, हम ही लोग मंत्री रहेंगे। कानून कौन बनाएगा, हम ही लोग कानून बनाएंगे। तो भाई अंग्रेज मूर्ख थोड़ी ना है कि सब तुमको हैंड ओवर करके वो चले आएंगे वहाँ पर सारे अधिकारी महारानी के नाम से शासन कर रहे हो करके। उनको ही पता है ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने क्या किया, आपका केंद्र में तो ऐसा काम नहीं किया, लेकिन प्रांतों में इन्होंने थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा उन्होंने मांगा, फिर इतना सा दिया, कितना, इतना सा, ठीक है ना। मांगा था प्रावधान, माना कि 100%, लेकिन दे कितना रहे, 2%, क्लियर। तो देखेंगे कि क्या देंगे लोग, प्रांतों में क्या होंगे। तो प्रांतों में क्या होगा, ध्यान देंगे, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाएगी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होगा। कैसे द्वैध शासन की शुरुआत होगी प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत मतलब प्रांत में मैंने बताया वहाँ पर क्या होता था, गवर्नर होता था। गवर्नर मतलब देखिए मुख्य होता गवर्नर, और गवर्नर क्या करता था, अकेले शासन करता था क्या, नहीं, उसकी भी परिषद होती थी। मतलब गवर्नर और उसके मतलब 3-4 लोग मिलकर, 5-6 लोग मिलकर शासन करते, तो गवर्नर की परिषद होती थी। अब क्या हुआ, गवर्नर परिषद मतलब यहाँ पे भी मंत्री शुरू हो गया था। मतलब गवर्नर वहाँ पे मुख्यमंत्री होता था और परिषद के जितने भी सदस्य होते थे उनको क्या कहते थे, आपके मंत्री होते थे। तब यहाँ पर क्या किया गया, पहली बार प्रांतों में जो आपके शासन होते थे, प्रांतों में पहली बार भारतीयों को क्या किया गया, कार्यपालिका में उनको मौका दिया गया। मतलब कार्यपालिका में पहली बार उनको भी मंत्री बनाने का मौका दिया गया। और इसलिए गवर्नर की जो परिषद थी, मतलब जो प्रांतों में, प्रांतों की कार्यपालिका, यहाँ पे लिख सकते प्रांतों की कार्यपालिका, मतलब जहाँ पर उनके गवर्नर और परिषद कार्य करते थे, उनको क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। उसी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया। क्या क्या भाग बांट दिया, पहला भाग को रख दिया गया आरक्षित। क्या भाग है, आरक्षित, आरक्षित भाग। और दूसरा भाग होता था हस्तांतरित, हस्तांतरित। आरक्षित से समझ रहे हैं आपको, जो रिजर्व होता था, किसके पास रिजर्व होता था, सबका सब आपका गवर्नर और उसके परिषद के पास। और हस्तांतरित मतलब हैंड ओवर कर दिया जाता था, मतलब किनको दे दिया था, भारतीयों को। चलो ठीक है, इनको मतलब विषय बना दिए गए और इनको कहाँ दे दिया गया, आपके भारतीयों को। तो 2 विषय बनाए गए, एक विषय का नाम है आरक्षित विषय और दूसरा विषय क्या है आपका, हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय और क्या है आपका, हस्तांतरित विषय, 2 विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या प्रावधान था, ध्यान से देखिए। इसमें कौन होते थे हेड आपके, इसमें गवर्नर हेड होते थे, इसमें गवर्नर। और गवर्नर के साथ वो क्या होते थे, उनकी परिषद, जो 4-5 परिषद होते थे वो ये होते थे इनके मुखिया, और मुख्य विषय को यही लोग रखते थे, ठीक है ना। इसमें कौन होते थे, इनका भी हेड कौन होता था, गवर्नर। लेकिन गवर्नर पहली बार किनको शामिल किया गया, इनके मंत्रियों में मंत्री। तो इसमें भारतीय के मतलब भारतीय मंत्री मतलब भारत के लोग, उनको मंत्री बना दिया गया। आरक्षित विषय में देखेंगे कि आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो आरक्षित विषय में आपके शामिल है यहाँ पर
पहला हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय को कौन रखते थे? गवर्नर अपने परिषद के साथ, मतलब सारे अंग्रेज लोग मिलकर उसको अच्छे शासन करते थे। मुख्य विषय को सब यही रखते थे। कौन कौन से मुख्य विषय यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके मुख्य विषय आपके क्या है? पहला आपका मुख्य विषय यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम आपका देखें तो सैन्य विभाग का मतलब सेना का मंत्री कौन होता था? आपका गवर्नर होता था। वित्त विभाग को कौन रखता था अपने पास? खुद कौन रखते थे? गवर्नर रखते थे। संचार विभाग को कौन रखता था अपने पास? खुद कौन रखते थे? आपके गवर्नर। पीडब्ल्यूडी विभाग कौन रखते थे? गवर्नर रखते थे। क्लियर है ना? वित्त विभाग, सैन्य, पुलिस विभाग को कौन रखते थे अपने पास? पुलिस विभाग भी कौन रखते थे? खुद आपका गवर्नर ही रखते थे। मतलब जितने भी प्रमुख विषय हैं, गृह विभाग हो गया है, पुलिस विभाग तो ऐसे वही आ जाता है। प्रमुख विषय यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, जो भी प्रमुख विषय थे, जो प्रमुख मंत्रालय होते, सारे प्रमुख मंत्रालय को कौन रखा था? आपका गवर्नर और उसकी परिषद, मतलब गवर्नर ही शासन करता था। लेकिन जो बचा हुआ जो बेकार के विषय होते थे, जिनको उतना कोई महत्व नहीं था, उनको किसको दे देते थे? भारतीयों को। मतलब भारतीयों को आपका यहाँ पर क्या बनाया गया? मंत्री। छोटे छोटे एकदम बेकार विषय। क्या क्या विषय है पहला देखें। भारतीयों को क्या क्या विषय आप लोग लिख लेंगे उसके नीचे? शिक्षा, पढ़ाना लिखाना करवाओ जो आप लोग, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चलवाओ, शिक्षा दे दिया गया। शिक्षा के साथ क्या दे दिया गया उनको? आपका साफ सफाई, गाँवों में क्या करवाओ भाई? जाओ साफ सफाई करवा लो आप लोग। साफ सफाई विभाग इनका है, शिक्षा का विभाग इनका है। फिर है स्थानीय स्वशासन, मतलब गाँव और पंचायत का चुनाव करवा लेना। उस समय तो ऐसे होता भी नहीं था कोई खास, तो स्थानीय स्वशासन को संभालो आप लोग। फिर उसके बाद दे दे पुस्तकालय खुलवाओ, जाओ पुस्तकालय खुलवाओ, वहीं पढ़ते रहना, इधर मत आना। पुस्तकालय, स्थानीय सुशासन, साफ सफाई, ये सब जो बेकार के, जो मतलब कोई महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण तो है, ऐसा नहीं महत्वपूर्ण, जो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं थे, उन महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण थे उनको थे, और एकदम जो सामान्य विषय थे, सामान्य विषय किनको दे दिए? इनको दे। सब साथ साथ से आता है, इनका नाम आपका, आप लोग आसानी से इसको डिटेक्ट कर जाएंगे। क्लियर है ना? तो यदि महत्वपूर्ण विषय होंगे तो इधर होंगे, और सामान्य विषय होंगे तो इधर आएंगे। ठीक है ना? तो शिक्षा, साफ सफाई, स्थानीय स्वशासन, और आएगा आपका कुछ और है, बहुत सारे, उसको भी हिला लेना जाने। पुस्तकालय हो गए, जो छोटे छोटे विषय होते थे। ठीक है ना? इनको दे दिया गया। मतलब भारत के जो मंत्री होते थे, लेकिन उसके हेड के उस समय भी हेड तो गवर्नर होते थे, और गवर्नर दोनों जगह हेड गवर्नर ही होते थे, लेकिन गवर्नर के साथ मंत्री अलग से बनाए रखते थे अपना हस्तांतरित विषय में। लेकिन अगर ये कोई काम करते थे जो गवर्नर को पसंद नहीं आता था, तो उनके कामों को क्या कर देते थे? आपका हटा देते थे। मतलब उनको जरूरी नहीं, गवर्नर इनको क्या करते थे कि वो आपका इसको अप्लीकेबल करें। अगर उनको यदि अच्छा नहीं लगता था तो इनके कार्यों को क्या कर देते थे? नल एंड वाइड कर देते थे, मतलब शून्य कर देते थे। तो मतलब इनका कोई खास महत्व नहीं था। तो पहली बार भारतीयों को कब मौका दिया गया? हस्तांतरित विषय में मौका दिया गया। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपका ये। तो हस्तांतरित विषय में आपका मौका दिया गया है आपका, और आरक्षित विषय में आपका किसके पास था? गवर्नर। तो केंद्र में क्या हुआ? द्विसदन है, प्रांतों में क्या लाया गया? द्वैध शासन लाया गया। और क्या प्रावधान किया गया भाई? तीसरा प्रावधान क्या गया? पहले 1909 में किसको दिया गया? ईसाइयों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, उसका विस्तार कर दिया गया। और यहाँ पर आपको किसको दिया गया निर्वाचन प्रणाली? सिख और ईसाई को, सिख और ईसाइयों को क्या किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन आपका क्या किया गया? प्रदान। तो यहाँ आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को फिर से आपका क्या किया? उसको एक्सटेंड किया गया आपको, तो इसको समझना है थोड़ा सा। तीसरा आपका प्रावधान था। चौथा प्रावधान और क्या था? तो चौथा प्रावधान हम आपका देखेंगे तो यहीं पर पहली बार आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुआ है। क्या हुआ है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई थी? 1892। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब से हुई आपकी? 1919। मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत लोग, वो भी लिमिटेड ना, सब नहीं। पहले आप प्रत्यक्ष रूप से, अब कुछ लोग जाकर वोट दे सकते हैं। पहली बार महिलाओं को, प्रावधान था लेकिन एप्लीकेबल नहीं हो गया था, नहीं हुआ ना, महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार। देखो आपको को तो था ही नहीं, एनी बेसेंट के कारण थोड़ा सा मिला था, महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार। और आपको पता होगा इंग्लैंड में भी आपका पहली बार निर्वाचन का अधिकार महिलाओं को कब दिया था? 1919 में ही दिया गया था। ठीक है ना? तो आपको इसको समझना है थोड़ा सा। ठीक है? तो महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार। फिर क्या होगा? देखिए, केंद्र में जो हमारी कार्यकारिणी परिषद है ना, जो वायसराय है, जो वायसराय वो कार्यकारिणी परिषद है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, प्रांत वाला नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नर, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में
में क्या हुआ, भारतीयों को आपका क्या किया, भारतीयों को अब यहाँ पर शामिल किया जाएगा, भारतीयों को क्या किया जाएगा, शामिल। तो भारतीयों को तो ऐसे 1909 में शामिल किया गया था, लेकिन वहाँ पे केवल कितने को रखा गया था, एक। यहाँ पर क्या किया, शामिल कर 3 सदस्यों तक वृद्धि किया गया। मतलब उनको कहा गया चलो 3 सदस्यों को हम क्या बना देंगे, भारतीय वायसराय की परिषद में क्या कर देंगे, शामिल। तो 3 सदस्यों तक किया गया, शामिल कर 3 सदस्यों तक किया गया। मतलब वहाँ पे क्या कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया आपका कार्यकारिणी परिषद में। क्लियर है, आ रहा है समझ आप लोग को। तो यहाँ पर भी कोई खास ज़्यादा प्रावधान नहीं है। 2 चीज़ आपको इसी में याद रखना है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और आपका यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की क्या हो गई, शुरुआत। क्लियर है। साथ साथ आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, यहीं पर पहली बार अब आपका प्रांतों में अभी आपका क्या सिर्फ कार्यकारिणी परिषद थी, मतलब यहाँ पर कार्यपालिका थी, विधायिका नहीं थी। अब यहाँ पर प्रांतों में भी क्या दे दिया गया है, प्रांतों में विधान परिषद मतलब कानून बनाने के लिए अधिकार यहाँ पर दिया गया। मतलब प्रांतों में भी विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है, क्लियर है। कहाँ विधान परिषद, मतलब प्रांतों में भी अब विधायिका बनाया जा सकता है। जैसे केंद्र में विधायिका ना कानून बनाने के लिए, जैसे प्रांत में आज है ना विधानसभा पढ़ते हैं हम लोग, आपका पढ़ते हैं ना विधानसभा, उसी प्रकार। क्लियर है, बन जाएगा, समझ आ गया। कोई खास प्रावधान नहीं है। कुछ को देखो, मेरा राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग भूल चूक माफ कर लेना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा राइटिंग यार थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन ध्यान रखूंगा। तो 1919 के बताओ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या है, केंद्र में 2 सदन लाया गया, विधायिका को क्या कर दिया गया, फिर 2 भागों में बांटा गया, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्य परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। यहाँ पे 60 सदस्य होते थे, यहाँ पर कितने, 144। लिख लेना इसको भी, सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। यहाँ पर प्रांतों में क्या लाया गया, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में जो कार्यपालिका होता है 2 भाग में, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में गवर्नर, उसके परिषद, जो प्रमुख विभाग होते थे कौन रखते थे, गवर्नर। जो काम के विभाग नहीं होते तो भारतीयों को पकड़ा दिए थे, लेकिन भारतीयों ने उसमें भी अच्छा काम किया। उसके बाद क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया, सिख ईसाइयों को दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई 1919 में। महिलाओं को पहली बार निर्वाचन का अधिकार दिया गया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल कर 3 सदस्यों तक विस्तार किया गया। पहले एक ही सदस्य था, अब 3 हो जाएंगे। और प्रांतों में भी विधान परिषद की क्या किया जा सकती है, विधायक स्थापना की जा सकती है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। क्लियर है, बन जाएगा 1919 का एक्ट आपका। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्लियर है, आप इसको लिख लेंगे अच्छे से। देखिए ध्यान से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला हमारा अधिनियम है 1935 का। क्या है, अधिनियम 1935 का। कौन सा अधिनियम है आपका, तो 1935 का यहाँ पर आपका अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे प्रमुख अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है। प्रश्न जनरली सबसे ज़्यादा यहीं से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको लेकिन थोड़ा सा समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, प्री के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यदि आपको पता है तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो। जैसे मुझे याद हो गया, ठीक है। अब मुझे याद क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसी स्टाइल इसी वे से पढ़ा हूँ, ठीक है ना। बाकी लोग क्या होते हैं, सिर्फ आपके प्रावधान को गिना देंगे, प्रावधान को नहीं पढ़ना, इतिहास को आपको क्या करना है, आपको लेकर चलना है। यदि ऑफलाइन क्लास होती तो हम उसको और अच्छे से पढ़ाते, काफ़ी मज़ेदार है, बहुत सारी स्टोरीज होती है बताने में, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में आप सब समझ रहे हैं, 1 साइडेड क्लास हो जाती है आपकी, और लगातार बस टीचर को बोलते रहना है, ठीक है। तो बिना पानी पिए भी बोलना है, ठीक है, पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होता है ऑनलाइन क्लास में, और आपको भी बोर लगता है, लगातार 1.5-2 घंटा 2.5 घंटे का वीडियो आप लोग को भी पढ़ना, वो आपको मज़ा उतना नहीं आता, ठीक। लेकिन फिर भी हमें इस कठिन समय में तो ऐसा करना पड़ेगा, एग्जाम पास होना है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए अभी हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। देखिए क्या होगा, 1919 का अधिनियम है। फिर बताओ, मांगे थे बहुत सारा, इतना बड़ा आंदोलन किए, मिला क्या, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मतलब यहाँ पे कहना ये चाहती थी एनी बेसेंट कि हम बनेंगे आपका वायसराय, भारतीय होना चाहिए कोई वायसराय, भारत के लोग ही क्या बनेंगे कानून, भारत के लोग ही क्या करेंगे प्रशासन, बस नाम आपका होगा, उसी को बोलते हो औपनिवेशिक शासन। मतलब हमारी मालकिन कौन होगी भाई, ब्रिटेन की महारानी, उसी के नाम से हम शासन करेंगे। लेकिन शासन कौन करेंगे, हम लोग करेंगे, आप लोग यहाँ से जाओ करके हमने ऐसा बोला था। लेकिन लोग बोले हम लोग तो नहीं जाएंगे, हम लोग तो यहीं रहेंगे, ठीक है। 1-2 सीट दे दिए, बस कोई खास काम नहीं किया। केंद्र में तो दिया ही नहीं गया, बस सीट का थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया, भारतीयों को कोई मौका ही नहीं दिया गया।
इसीलिए आपका क्या हुआ, अब आपका 1919 के बाद फिर से क्या हो गया, आपका भारतीय रूठ गया। इनको लग गया कि अंग्रेज बात नहीं मानने वाले इन लोग, मतलब हम जितना मांगते उतना देते नहीं। तो ये बात तो एक समझ आ गई थी। दूसरी बात, 1919 से बहुत सारी घटनाएं घटी थी। क्या क्या घटनाएं घटी? एक तो 1919 में एक कानून ला दिया गया, उस कानून का नाम आप सभी को पता है, रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून कहा जा सकता था। रॉलेट एक्ट मतलब यदि कोई भी भारतीय, यदि आप घूम रहे हैं कहीं भी, आप चाहे कोई क्राइम करें या कोई क्राइम ना करें, आपको पुलिस को अगर मन करता है आपको गिरफ्तार कर लेगा। मतलब सरकार का यदि मन है इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, तो आपको गिरफ्तार करके क्या किया जा सकता है, जेल में डाल दिया जा सकता है। और आपकी जब तक मन करे तब तक जेल में रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको छोड़ा जाए, समझ रहे हैं। और जब तक आपकी मन की सुताई करने का, तब तक आपकी सुताई करेंगे जब तक आप सुधर ना जाओ। तो उन्होंने एक बहुत ही काला कानून, आप खुद सोचिए, आप कहीं घूम रहे, आप कोई गलती नहीं है आपकी, लेकिन माने कि पुलिस वाले से आपके भिड़ंत हो गया, फिर किसी विधायक से आपका कुछ बात हो गया, कुछ भी, आपको किसी को पसंद ही नहीं आते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, दूसरों को आँख में खटकते हो, लेकिन उसके पास पावर है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है बताइए? वो व्यक्ति ऐसे में क्या कर सकता है, जो विधायक है या फिर जो सरकार में, आपको क्या करेगा, पुलिस को भेजेगा, जाओ उसको पकड़ के लाओ। पुलिस जाएगी आपके घर, आपको चुपचाप उठा के लेगा, मना करोगे 2-4 झापड़ मारेगी आपको, उसके बाद क्या करेगी, जेल में डाल देगी। उसका जब तक मन, कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं, तो जब तक मन है तब तक जेल में रखेगा आपको। ना ही कोई वकील कर सकते हैं आप, ना ही आप कोई दलील दे सकते हैं आप न्यायालय में जाकर, और जब मन करेगा तब छोड़ेगा। मतलब एक सबसे घटिया कानून में से एक है रॉलेट एक्ट था आपका। क्लियर? आज भी भारत में है, उसका पक्ष थोड़ा बदल गया है, उसको हम देखेंगे। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया, इसका सबने विरोध किया, गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। क्लियर? इसी वजह से हमको पता है क्या हुआ था, मे बी 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 1919 को आप सभी को पता है क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना? क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? क्योंकि रॉलेट एक्ट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे दो नेताओं, सैफुद्दीन किचलू और आपके डॉक्टर सतपाल। इनको उन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार। इसलिए आपका जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, शांति सभा हो रही थी, एक घटना हो गया था। क्लियर है? एक तो रॉलेट एक्ट हो गया था। ठीक, 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उस समय जो समस्याएं चल रही थी उनसे भी प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, भूखमरी, और सैनिकों को कोई रियायतें नहीं था। फिर 1920 लगभग आसपास शुरुआत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसको आप अलग से पढ़ेंगे, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मतलब बहुत सारे कारण बने, और इन्हीं सब कारण का नतीजा अंतिम में क्या हुआ, 1920 में फिर आंदोलन करना पड़ा। अभी हमने 1916 में किया था, इसका कोई लाभ मिला क्या? नहीं। 1920 में फिर आंदोलन किए, आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। यहाँ पर भी मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस समझना है कि असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन पहला एक राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रमुख आंदोलन में से एक था, और इसने क्या कर दिया, अंग्रेजों को आपका पूरी तरह से क्या कर दिया, उनकी कमर तोड़ दी और उनको झुकने पर मजबूर किया। लेकिन 1922 में गांधी जी ने क्या किया, इसको अचानक से क्या कर दिया, बंद कर दिया। चौरा चौरी आपका हत्याकांड हुआ, तो उस समय इसको अचानक से क्या कर दिया, बंद कर दिया, और असहयोग आंदोलन भी खत्म हो गया। फिर आपको शून्य आ गए। ठीक है, लेकिन भारतीय लोग जागृत हो गए थे, उनके दिमाग में अब ये बात समझ आ गई थी कि अंग्रेजों को अब सामान्य बात समझ नहीं आ रही है। पहले उनको राजनीतिक, उनका क्या हुआ, चेतना का विकास हुआ, लेकिन अब राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। उनको लगने लगा कि अब हमारे भारत देश में हम पर ज़बरदस्ती का शासन किया जा रहा है। हम एक समय सीमा होती ना सहने की, हमने काफ़ी लंबे समय तक सहा। हमने उनको कहा कि थोड़ा सा सुधार कर दो, हम तो अपने बेसिक शासन मांग रहे थे, मालिक आप ही रहोगे, हम आपके गुलाम ही रहेंगे, शासन हम भी करेंगे, लेकिन उनको वो भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से अब क्या होगा, लोगों को समझ आने लगा। फिर उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन आए, यहीं पर भगत सिंह आ जाएंगे आपके। भगत सिंह काम करेंगे 1924 से आपका 30 तक एक्टिव रहेंगे। 1924 में फिर एक पार्टी बनेगा आपका स्वराज पार्टी, पढ़ाऊंगा मैं उसको। और इस स्वराज पार्टी भी आपका फिर बहुत सारा मांग करता है। अंततः क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मांग होने लगता है आपका भारतीय, आपका फिर से संवैधानिक विकास की मांग करते हैं, क्योंकि 1909 के बाद ये कहा गया कि हम 10 वर्ष में कर देंगे, लेकिन कोई फिक्स नहीं था। लेकिन 1919 में हुआ तो ये कहा गया कि हर 10 वर्ष में हम भारत के प्रशासन को थोड़ा सुधार करेंगे। मतलब अंग्रेज बोलते हैं धीरे धीरे देंगे ना, एक बार में क्या है, धीरे धीरे हम सुधार करेंगे, हर 10-10 साल में लाकर सुधार करेंगे। तो 1919 का, मैं इसको रब कर रहा हूँ ना, आप लोग इसका बैकग्राउंड समझ गए होंगे। 1919 में क्या हुआ, आपका सुधार आने वाला था, मतलब हर 10 साल में रिन्यूअल होने वाला था, मतलब 1929 में आने वाला था। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे क्या होने वाला था, चुनाव। कहाँ, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में चुनाव में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको वोट पाना था करके उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही भेज दिया गया। 1929 से पहले उन्होंने क्या, एक आपके कमेटी को भेज दिया, और कमेटी को भेज कर बोला जाके एक बार क्या कर दो, कानून कैसे बनेगा बता लो, मैं कानून बना देता हूँ भेज, ताकि थोड़ा वोट मिल जाए, क्योंकि भारत के भी सदस्य उस समय वोटिंग करते थे ना सांसद के लिए थोड़ा सा, तो इस वजह से। और लेकिन आपका भेजा कब जाना चाहिए था, 1928 लगभग भेजा जाना था, लेकिन आ गया कब, 1926।
और इस सब को जानते हैं आप लोग। इस कमीशन का नाम है क्या? साइमन कमीशन। पढ़े होंगे आप लोग बचपन में साइमन कमीशन, ठीक। और इस साइमन कमीशन आपका गठन किया गया क्या? संवैधानिक सुधार करने के लिए। साइमन कमीशन में क्या थे? जितने भी मेंबर थे वो सब कौन थे? आपके अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स कौन थे आपके? इसमें आपके 6 के 6 सदस्य क्या थे? आपके ब्रिटिशर्स थे, सब गोरे थे, श्वेत थे, कोई भारतीय नहीं था। और भारत का प्रशासन था आपका, भारत के लोगों पर प्रशासन करना था। भारत का प्रशासन ये सब ब्रिटेन से है। वो लोग क्या जानेंगे बताओ भारत में कैसा प्रशासन करना है, यहाँ की समस्याओं से अवगत थे क्या? नहीं। और इसलिए यहाँ पर भारत के जितने भी राजनेताएं थे, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, जितने भी पार्टी थी, जितने भी लोग थे, उन्होंने सब ने कहा साइमन कमीशन का क्या विरोध, क्या किया? विरोध। 1926 में गठन हुआ, लेकिन आया कब? 1927 में। इसको ध्यान रखना ना, भारत में कब आया? 1927 में। साइमन कमीशन का क्या हो? बहुत विरोध। इसी समय लाला लाजपत राय को क्या किया गया? लाठियों से मारकर उनकी हत्या कर दी गई ना, मतलब उनका, आप लोग सैंडर्स को जानते होंगे। सैंडर्स वहाँ पे पुलिस इंचार्ज थे जब वो कराची, कहाँ है? कराची में आए थे आपके, कहाँ उतरे थे आपको? कराची बंदरगाह में साइमन कमीशन। तो वहाँ पर जब विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो उसी समय हमारे लाला लाजपत राय को क्या कर दिया गया? वहाँ पर मृत्यु हो गई। और इसी समय भगत सिंह ने भी कसम खाया था कि लाला लाजपत राय की जो आपका ताबूत है, उस किले में आपका जो ताबूत है, उसमें जो किले लगते हैं, वो किला आपका कहाँ पर लगेगा? आपका ब्रिटिश आपके शासन पर। इसलिए बाद में उन्होंने सैंडर्स की भी क्या कर देते हैं? हत्या, जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने बहुत मरवाया था। क्लियर है? साइमन कमीशन समझ आ रहा है? साइमन कमीशन जब भारत आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा क्या होता है? विरोध होता है, बहुत ज़्यादा ही विरोध होगा। और विरोध होगा तो साइमन कमीशन का जो हेड होता है, जो साइमन था, उसने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम आपका कुछ जानते ही नहीं करके। तो उन्होंने एक चुनौती दे दी भारतीयों को। और चुनौती क्या दी? चलो ठीक है, अगर मैं अच्छा नहीं बना सकता आप लोग के कानून, तो एक काम कीजिए, आप ही लोग क्या कर दो? विरोध, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो विरोध किस बदले में उन्होंने क्या दी? चुनौती दे दी। और चुनौती दी, और चुनौती क्या चुनौती दी? चैलेंज दे दिया कि ठीक है कि आप लोग कानून बनाकर दिखाओ, कानून बनाकर दिखाओ। किनको कहा कानून बनाकर दिखाओ करके? इन्होंने कहा आपका भारतीयों को कहा, कांग्रेस पार्टी और जितनी भी पार्टी थी उस समय, उनको बोला कि ठीक है, तुम लोग इतना ज़्यादा विरोध करते हो हमारा, तो एक काम करो, अगर तुम में इतनी ही ज़्यादा अक्ल है या इतनी परिपक्वता है, इतना जानकार हो, तो तुम ही कानून बनाकर दिखा दो, मैं मान जाऊँगा करके। कौन बोला? साइमन कमीशन ने एक मौका दिया। अब जब चुनौती दे दिया तो इतना ज़्यादा विरोध कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे हम लोग, ठीक है ना, भारत के लोग इतना काँव काँव कर रहे थे। तो अब चुनौती दे दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा? उसका हमको आपका मानना तो पड़ेगा। अब चुनौती तो स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। नहीं करते तो बेइज्जती हो जाती। और इसलिए क्या किया? आपका इस चुनौती का स्वीकार कर लिया भारतीयों ने। चुनौती को स्वीकार कौन किया? भारतीयों ने। और कानून बनाकर दिखाने का प्रयास करना शुरू किया। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। तो चुनौतियों को स्वीकार कौन किया? भारतीयों ने। तो उस समय एक ही पार्टी थी क्या? नहीं, बहुत सारे पार्टी हो गई थी। और इसलिए सब पार्टियों ने मिलकर क्या किया? मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद क्या हुआ? उस मीटिंग का नाम कर दिया, समिति का नाम बन गया सर्वदलीय समिति। क्या बना? सर्वदलीय समिति। एक समिति बनाया गया, उस समिति का नाम क्या है? सर्वदलीय समिति। CGPSC प्री में पूछा गया ना, सर्वदलीय समिति। और इस सर्वदलीय समिति के आपके मुखिया कौन थे? हेड कौन थे? आपका मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू। और बहुत सारे दल थे, इसमें 10 मेंबर थे, अलग अलग दलों से आए हुए थे। सब मिलकर एक मीटिंग की और उन्होंने क्या किया? इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके मुख्य हेड थे आपका नेहरू और जो मोतीलाल नेहरू ना, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? इनको ये समझ आ गया था कि अब चुनौती तो स्वीकार के लिए बनाना तो पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने पहली बार एक ड्राफ्ट को तैयार किया। एक ड्राफ्ट तैयार किया ना, मतलब एक दस्तावेज बनाया। और दस्तावेज में पहली बार भारत में प्रशासनिक सुधार का क्या किया? उन्होंने उल्लेख किया। और इसलिए जो रिपोर्ट तैयार हुआ, इसी रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने आपका बहुत ज़्यादा मांग करते रखे थे। कोई ज़्यादा मांग नहीं करते, कोई चुनौती मिल गई, अब ज़्यादा मांगेंगे तो मिलेगा नहीं करके। तो पहला इन्होंने जैसे मांग कर लिया था, हमको औपनिवेशिक शासन दे दो भैया, निवेशिक ना, औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक शासन दे दो, कुछ नहीं तो औपनिवेशिक शासन प्रदान कर दो हमको। क्लियर? कौन बोला? आपका नेहरू ने बोला। औपनिवेशिक शासन के बाद आपका उन्होंने बोला हमको मौलिक अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार दे दो। मतलब दे दो नहीं, मतलब ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, सुधार इतिहास होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला आपका क्या होना चाहिए? आपका उत्तरदायित्व प्रशासन होना चाहिए। उत्तरदायित्व प्रशासन मतलब आपके गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए संसद के प्रति। ऐसे नहीं जब मन करे तब तक रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। जब तक प्रशासन है तब तक उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए। प्रांतों को स्वायत्तता होना चाहिए। प्रांतों को क्या होना चाहिए?
स्वायत्तता होना चाहिए, बहुत सारी मांग है, जैसे सिंध को अलग पृथक कर दिया जाना चाहिए, ये सब बहुत सारे मांग थी उनकी नेहरू रिपोर्ट में। ये जब नेहरू रिपोर्ट बना तो उसमें से आपका सर्वदलीय समिति में कौन था, मुस्लिम लीग। और लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीगों के लिए आपका हाँ, यहाँ पर एक और बात थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त। ये देखो, ये प्री में भी पूछा गया है, मेंस में भी आया है, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान है बताइए, सब आपको याद होना चाहिए। हालांकि इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन उसका टेस्ट मैं अभी से आपको संविधान में दे रहा हूँ। जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे आपको एकदम आसान लगेगा कि ऐसा ऐसा घटनाएं घटी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आपको ध्यान पे रखना है। तो आपका नेहरू रिपोर्ट में इन सब बातों का क्या था, उल्लेख था, और इसलिए कुछ पार्टी से रूठ भी गई थी और ये नेहरू रिपोर्ट जैसे तैसे बन गया। जब नेहरू रिपोर्ट बना तो पहला हमारा भारत में क्या हुआ, एक ड्रॉप तैयार हुआ, और इस ड्रॉप को काफ़ी अच्छा बना था, मतलब इन्होंने जो चुनौती दी थी साइमन कमीशन, वो चुनौती क्या होगा, पूरा होगा, और उन्होंने ठीक ठाक बनाया था। लेकिन उन्होंने उस चुनौती जो बनाया था नेहरू रिपोर्ट, इसको किसी भी बातों को नहीं माना, एक आध दो को छोड़कर माना, बाकी न तो औपनिवेशिक शासन दिया, न मौलिक अधिकार, न उत्तरदायी, न प्रांतों को स्वायत्तता, न निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया। मतलब 5% बात को यदि स्वीकार कर लिया होगा, किया होगा, 95% बातों को उन्होंने क्या कर दिया, नदारद था वहाँ से। क्लियर, मतलब इन्होंने स्वीकार नहीं किया। आया समझ। और इसीलिए जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना था तो ये आपका एक विवाद बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें अलग अलग दल के लोग थे, हर दल के लोग संतुष्ट भी नहीं थे। मुस्लिम लीग जो पार्टी के जो लोग थे वो तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटाने की बात कहा जा रहा था यहाँ पर। और इसलिए जब आपका संतुष्ट नहीं थे और 1929 से बनना था कानून, तो फाइनली क्या हुआ, कानून नहीं बना। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एस साइमन को बोला, एस साइमन तू वापस आ जा, और इसको क्या किया, वापस बुला लिया, और वापस बुलाकर कहाँ बुला लिया, वापस अपना इंग्लैंड बुला लिया। तो बोला तू बैठ, चल ठीक, तू मत बना, अभी मैं ही बनाऊंगा करके। और क्या बोले, जो सर्वदलीय समिति है, बोला जितने भी भारतीय दल के, अलग अलग दल के, सब दल के लोगों को बुलाओ इंग्लैंड, इन लोग इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, इन लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको बुलाओ इंग्लैंड। क्योंकि इन लोग क्या मांग रहे थे, औपनिवेशिक शासन, बड़ी बड़ी बात को मांगा जा रहा था ना। तो बड़ी बड़ी बात को जब मांगा जा रहा था तो बोला चलो ठीक है, सबको बुलाओ, मैं बात करता हूँ, मैं हैंडल करूँगा अब, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया, जो ब्रिटेन के जो आपके उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1930, इसी समय भारत में एक और आंदोलन शुरू हो गया था ना 1930 में। उस आंदोलन का नाम क्या है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक कारण तो वो भी था। तो 1930 में उन्होंने क्या किया, सब भारतीयों को उन्होंने बुलाया, और 1930 में बुलाकर एक आपका बड़ा सा टेबल होता था, मतलब बहुत बड़ा हॉल होता था, उसमें आपके 2 टाइप के ऐसे टेबल होते थे ऐसा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठे, यहाँ पे सब बैठे, यहाँ पर ये सब, और यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपके सभी लोग ऐसे बैठे। और इसलिए इसको कहा जाता है राउंड टेबल। क्या कहा जाता है, राउंड टेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं गोल मेज। और राउंड टेबल में आपका क्या हो रहा है, आपका मीटिंग हो रही है, इसलिए इसको आपका हम हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। तो यहाँ पर पहली बार क्या होने लगा, आपका इंग्लैंड में गोल मेज सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में क्या, काहे के लिए सम्मेलन हो रहा है बताइए। इस सम्मेलन में सभी भारतीयों को, अलग अलग दल के लोगों को बिठाकर इनकी बातों को सुना जाएगा, और सुनकर अंतिम में कंक्लूजन निकाला जाएगा कि इनका अगला संवैधानिक विकास या अगला प्रावधान क्या क्या होना चाहिए, ये कंक्लूजन निकलेगा। और इसलिए उन्होंने सभी दल के लोगों को बुलाया, और पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया आपका। तो टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन है, 3। तो पहला फर्स्ट कब बुलाया, 1930 में। 1930 में जब पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, उन्होंने इसका पूरा बहिष्कार कर दिया, और भी दलों ने, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर वहां भाग लिया। और इसलिए वहां पर यहाँ पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका, उनकी बातों को सुना, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी का, जो भारत में सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस थी, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निर्धारित किया। और इस समय यहाँ के जो वायसराय थे इरविन के पास से प्रेशर था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चाहते थे कि भारत में कांग्रेस पार्टी से भी हैं, और इसलिए उन्होंने जाकर गांधी जी से समझौता करेंगे, और गांधी इरविन समझौता होगा। और गांधी इरविन जब समझौता होता है तो गांधी जी मान जाते हैं, चलो ठीक है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करेंगे, और कहाँ चले आएंगे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। और जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाते तो गांधी जी सीधा सीधा एक बात बोलते हैं, आप सब भारत से क्या हो जाओ, निकल जाओ, हम अपना शासन खुद चला लेंगे, हमारे ऊपर आपको शासन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, गुलाम नहीं रहेंगे। सीधा सीधा उनको खरी खरी बात सुना देता है। और वहाँ के प्रधानमंत्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, मतलब उनको लगता है कि यार एक अर्धनग्न फकीर। इसी समय जो विंस्टन चर्चिल आएंगे ना, विंस्टन चर्चिल उस मंत्रालय, मतलब उस प्रधानमंत्री के नीचे काम करते हैं, वो बोलते हैं अर्धनग्न फकीर। मतलब गांधी जी ने सीधा सीधा ये बोला है, मतलब एक स्टोरी है। स्टोरी मतलब क्या है, स्टोरी ध्यान से सुने। आप सबको पता होगा गांधी जी कैसे रहते थे। गांधी जी के आपका कोई कपड़े पहनते नहीं थे, कपड़े इन द सेंस सिर्फ वो आपका नीचे आपका धोती टाइप का पहनते थे, बाकी तो आपको ऊपर ऐसे रहते थे, खाली
आपका खुला बदन रहता था वो। आप गांधी जी तो ऐसे ही रहते थे, क्यों रहते थे आपको पता है ना वो, क्योंकि गांधी जब वो भारत भ्रमण किए तो उनको देखे कि आधे से अधिक भारत की जनता के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, इसलिए उन्होंने अपने तन से कपड़े को क्या कर दिया, उतार दिया। और जब ब्रिटेन गए, ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन, सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी पार्टी टाइप की हो रही ना एकदम, सब कोट वोट पहन के आ रहे हैं, एक से एक सूट सिलवा रहे हैं, नए नए सूट सिलवा कर गए, जिनमें कौन कौन शामिल थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे, वो भी उनमें शामिल थे, वो भी प्रॉपर वेल ड्रेस होकर के, सब वेल ड्रेस होकर जाते थे। लेकिन एकमात्र गांधी जी हैं, आपका क्या पहन कर गए थे, सिर्फ आपका धोती को लपेट कर चले गए थे, और ऐसे ही गए चप्पल पहन के, और भी हाथ में डंडा। आप लोग इमेजिन कीजिए जैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी, आप लोग पार्टी में जाते होंगे, शादी की पार्टी होती होगी आप लोग के घर में, सब पार्टी में कैसे कपड़े पहन कर आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हो। उनमें से एक जो एकदम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो सोचो बिना कपड़े का आ जाए, मतलब वो सिर्फ आपका निकर पहन के आ जाए, ऐसी निकर या फिर धोती लपेट कर आ जाए, कुछ पहने, तो आपको कैसा लगेगा, अटपटा लगेगा, और लगेगा अरे यार एक ऐसा भिखारी टाइप का आदमी आ गया है, भगाओ भगाओ इसको। तो सब लोग, जब गांधी जी पहली बार आपका इंग्लैंड गए थे सम्मेलन में भाग लेने, गांधी जी बहुत बड़े व्यक्तित्व तो बन चुके थे ना उस समय, तो वहाँ पर ये कहा गया कि आपका गांधी जी, मतलब लोगों को उत्सुकता थी कौन है गांधी, उसको देखना चाहते थे। जब वो आपके गेट था, जब वो गेट से आपको एंट्री किए इस बहुत बड़े हॉल पे, एंट्री किए तो लोगों को आँख फटी की फटी रह गई, ये है गांधी, इसके पास कपड़े भी नहीं है कि पहनने के लिए, उसको तमीज़ नहीं है क्या, मतलब इतने बड़े आपका पार्टी, इतना बड़े सम्मेलन में भाग लेने का। तो फिर इसी समय उन्होंने आपको, वहाँ के प्रधानमंत्री ने पूछ भी लिया कि क्या आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं, इतना पढ़े लिखे हैं आप, तो क्या आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि आप किसी अच्छे सम्मेलन में जाएं तो आपको अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, या आप कपड़े पहन कर नहीं आए हैं। तो उन्होंने वहीं पर खरा खरा उनको सुनाते हैं, मेरे तन का जो मेरे हिस्से का कपड़ा आप लोगों ने ही पहन के रखा है, ठीक है, आप लोग जो कपड़े पहने हैं वो मेरे पैसे के हैं, मेरे देश के पैसे का कपड़ा आपने पहन के रखा है, और मुझसे ही पूछते हो कि मेरा कपड़ा कहाँ है। मतलब हमारे ही धन को आपने लूट लूट कर आपने क्या किया, ब्रिटेन को आपने समृद्ध बनाया है, हमारे से पैसे से आप शासन करो, हमारे पैसे से आप दुनिया में नाम कमा रहे हो, सबसे ताकतवर बन रहे हो, और हमको ही पूछ रहे हो कि तुम्हारा कपड़ा क्या है। और उसने पूछा आपको क्या चाहिए, जब उन्होंने सीधा एक बात बोला कि एक हमको सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए, आप सब भारत छोड़ के निकल जाइए वहाँ से, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोला। तो फिर वहाँ के प्रधानमंत्री को बात आपका जचा नहीं, और दूसरे में भी कोई निर्णय नहीं आ सका, मतलब गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर तीसरा गोलमेज बुलाया, एक और प्रयास किया 1932 में, और इसमें भी आपका कोई खास निर्णय नहीं, कांग्रेस तो भाग लिया ही नहीं, मतलब हुआ बात, सब आए, बातचीत हुआ। अम्बेडकर जी तो तीनों में गए थे, तेज बहादुर सप्रू भी गए थे, मुस्लिम पार्टी के लोग भी गए थे, सारे पार्टी के लोग गए, कांग्रेस ने आपको बाइकआउट कर दिया। तो 1931, 30, 31, 32 तीन आपका सम्मेलन हुआ, और तीनों सम्मेलन में क्या हुआ आपका, यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन, और 3 गोलमेज सम्मेलन के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और 3 गोलमेज सम्मेलन के तहत आपका अंततः भारत में अब एक संवैधानिक विकास का क्या हो गया, एक रूपरेखा तैयार हो चुका था। 1927 में साइमन कमीशन तो था, लेकिन 28 में नेहरू रिपोर्ट, ये आपका बड़ा था। 3 गोलमेज सम्मेलन, हाँ इससे पहले एक और चीज़ है, एक और व्यक्ति थे, आप उसको ठीक है उसको भी देख ही लो, 1 मिनट बता रहा हूँ। 1929 में एक और कार्टून टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन कार्टून ये बाद में बड़ा आदमी बन जाएगा। कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना सर्वदलीय समिति से अलग, क्योंकि यहाँ पे लिख देना सांप्रदायिक निर्वाचन अलग, मतलब मुस्लिमों पार्टी मुस्लिम लीग के लिए अलग से आपका कोई चुनाव नहीं होगा। तो 1929 में अपना अलग क्या करेंगे, आपका रिपोर्ट बनाने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं 14 सूत्री मांग। तो 14 सूत्री मांग को भी आप लेकर चल लेंगे, ठीक ना। तो एक तो 1928 का सर्वदलीय समिति, 1929 का 14 सूत्री मांग, जो मोहम्मद अली जिन्ना और 14 ठो मांग करेंगे, उसमें सब मुस्लिम लोग की बात रहता है, उनको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दो, बोलता है पूरा हम ही लोग रहेंगे, ऐसा उनकी बात रहता है। फिर 1930 में आपका रहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 का क्या है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और इन्हीं से अब अगला हमारा बहुत व्यापक संवैधानिक सुधार आने वाला है, और उसी सुधार का नाम है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। एक बात ध्यान देंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया, कई बार पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर तीनों भाग लेते हैं। वो 3 साल तक आई थिंक वो उस समय वहीं रहते थे इंग्लैंड पे, ठीक है ना, वहाँ पे उनका बंगला भी था ना आपका, अभी आप लोग देखे होंगे वहाँ के बंगला को हैंडओवर किया गया भारत सरकार को, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे कुछ साल पहले।
तो भीमराव अंबेडकर जी जो यहाँ पर थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन, और इसलिए 1935 का जो अधिनियम आने वाला था उसमें पूरा प्रभाव हमको दिखाई देगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की यहीं से दूरदर्शिता शुरू हो जाती है और यहीं से वो बहुत ज़्यादा कानून तो एक तो ज्ञाता थे और यहीं से उनकी मैच्योरिटी या उनकी परिपक्वता दिखाई देती है। उनके तीनों गोलमेज सम्मेलन का प्रभाव हमारे 1935 के अधिनियम में जाता है और इसलिए जब हम संविधान भी बनाते हैं तो हम सभी को पता है संविधान किससे बनवाते हैं, हम भीमराव अंबेडकर, मतलब यही लिख कर देते हैं ना संविधान को, संविधान निर्माता कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर 1935 के अधिनियम में भी आपका किनका प्रभाव दिखेगा, भीमराव अंबेडकर का भी प्रभाव दिखेगा। क्लियर है, यहाँ तक मैं रब कर दूँ। अब चलिए आगे हम आपका जब देखते हैं तो अब आपका क्या आ गया भाई 1935, समझ आया ना पृष्ठभूमि कैसा चला है आपका। अब पूरा बनकर तैयार हो गया है 34-34 में, अब 35 में आ जाएगा आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या क्या प्रावधान है देख लेते हैं भाई। ये आपका अंतिम है, ठीक है ना, अंतिम आपका यही है। तो चलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरा लिखेंगे ना आप लोग। देखिए पहली बात, अभी तक का जितना भी सुधार आया था उनमें से सबसे बड़ा और सबसे व्यापक, सबसे बड़ा आपका एक्ट कौन है, आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट